गुड मॉर्निंग बच्चों। एलन पब्लिक स्कूल नेठाना की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 6 के साइंस की बुक के चैप्टर नंबर 4 की, जिसका नाम है बच्चों सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। यानी कि जो मटेरियल्स है, जो सामग्री है, उनको ग्रुप्स में यानी कि समूहों में छांटना या फिर उनको बांटना। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्हाट विल यू लर्न, कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। यू विल लर्न अबाउट ग्रुपिंग ऑफ थिंग्स, कि हम यहाँ पर जो थिंग्स है, जो चीजें हैं, उनको समूहों में बांटना, उनको छांटना सीखेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ थिंग्स, थिंग्स का क्लासिफिकेशन देखेंगे, कितने प्रकार की होती है थिंग्स, कौन कौन सी होती है, कौन कौन सी उनकी प्रॉपर्टीज होती है। लेटर ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ थिंग्स लाइक लस्टर, हार्डनेस, मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक, सोल्यूबिलिटी, इनसोल्यूबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड डेंसिटी। और बाद में हम थिंग्स की जो लस्टर यानी कि चमक है, हार्डनेस यानी कि कठोरपन है, मैग्नेटिक यानी कि चुंबकीय प्रकृति कैसी है, नॉन मैग्नेटिक यानी कि चुंबकीय है या नहीं है, सोल्यूबिलिटी यानी कि किसी चीज में घुलने की क्षमता कितनी है, इनसोल्यूबिलिटी यानी कि कौन सी थिंग्स है जो सॉल्वेंट के अंदर नहीं घुलती है, ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शिता, कि कौन सी थिंग्स है जिनकी हम अच्छे से आर पार देख सकते हैं, किसके हम थोड़ा बहुत आर पार देख सकते हैं या फिर किसके हम आर पार नहीं देख सकते, और डेंसिटी और घनत्व के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं 4.1 ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, कि ऐसी जो चीजें हमारे आसपास है उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि हमारे आसपास बहुत सारी थिंग्स है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट है। जैसे कि वी सी डिफरेंट थिंग्स अराउंड अस, कि हम हमारे आसपास बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं वो देखते हैं। वी सी प्लांट्स, हाउस, बिल्डिंग, बस, कार, साइकिल, बेड, सोफा, टेबल, चेयर, पेन, पेंसिल, क्लोथ्स, यूटेंसिल्स, वाटर, वायर, मोबाइल, लैपटॉप, टेलीविजन, बुक, बैग एंड अ लार्ज नंबर ऑफ थिंग, कि हम हमारे आसपास पौधों को देखते हैं, घरों को देखते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, इमारतों को देखते हैं, बस, कार, साइकिल, बेड, सोफा, कुर्सी और टेबल हो गई, जैसे पेन, पेंसिल हो गए, कपड़े हो गए, बर्तन हो गए, यूटेंसिल यानी कि बर्तन हो गए, पानी हो गया, तार हो गए, मोबाइल, लैपटॉप, टीवी हो गए, किताबें हो गई, बैग हो गए, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम हमारे आसपास देखते हैं। एंड दीज ऑब्जेक्ट आर इन डिफरेंट शेप, साइज, कलर एंड एप्लीकेशन, और ये जितनी भी सारी ऑब्जेक्ट है, ये जितनी भी चीजें हैं, ये सभी आकृति में, शेप में अलग अलग होती है, इनका आकार यानी कि साइज अलग अलग होता है, इनका रंग अलग अलग होता है, और इनकी जो एप्लीकेशन है, इनको उपयोग में किस तरह से लिए जाते हैं, वो सभी अलग अलग होते हैं। जैसे बर्तन है, उनको हम खाना परोसने के लिए उपयोग में लेते हैं, और जो अदर ऑब्जेक्ट जैसे कपड़े हैं तो उनको हम पहनने के उपयोग में लेते हैं। इस तरह मतलब सभी ऑब्जेक्ट की अपनी अपनी अलग अलग एप्लीकेशंस हो सकती है। अब हम पढ़ते हैं ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में, कि ऑब्जेक्ट को हम किस तरह से ग्रुप में डालते हैं, किस तरह से समूह के अंदर इनको सॉर्ट कर सकते हैं, छांट सकते हैं। ऑल द ऑब्जेक्ट अराउंड अस आर डिफरेंट इन वन और द अदर मैनर फ्रॉम ईच अदर, कि कई जो ऑब्जेक्ट है हमारे आसपास, जितने भी ऑब्जेक्ट है, वो एक दूसरे से किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी मैनर यानी कि वैसे तो आदत होती है बच्चों, गुड मैनर्स यानी कि अच्छी आदतें होगी जैसे, लेकिन यहाँ पे होगा द मैनर्स फ्रॉम ईच टाइम, यानी कि एक तरीका, मतलब एक तरीके से एक या दूसरे से अलग होती है। यानी कि जो ऑब्जेक्ट है हमारे चारों ओर, जितनी भी ऑब्जेक्ट है, वो एक दूसरे से एक या फिर ज्यादा तरीकों से अलग अलग हो सकती है। उनमें मतलब अलग अलग गुण हो सकते हैं, अलग अलग शेप भी हो सकती है, अलग अलग साइज हो सकता है, अलग अलग कलर भी हो सकते हैं। सम ऑब्जेक्ट आर सॉफ्ट, अदर आर हार्ड, कि कई ऑब्जेक्ट, कई जो ऑब्जेक्ट्स है वो सॉफ्ट होते हैं, कई हार्ड होते हैं। सम आर शाइनी, सम अदर आर डल, कि कई जो ऑब्जेक्ट है वो शाइनी होते हैं, चमकदार होते हैं, और कई जो है वो चमकदार नहीं होते। सम आर सोल्यूबल इन वाटर एंड अदर आर नॉट, कि कई जो है वो पानी के अंदर विलय हो सकते हैं, घुल सकते हैं, और अदर आर नॉट यानी कि कई है जो घुल नहीं सकते, एटसेट्रा, यानी कि बहुत सारे और भी एग्जांपल्स हैं। हाउएवर सम ऑब्जेक्ट हैव सर्टेन सिमिलर प्रॉपर्टीज, इसी प्रकार की कई सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, कई ऑब्जेक्ट इस तरह के होते हैं जिनके अंदर जो गुण धर्म है, उनकी जो प्रॉपर्टी है वो सिमिलर होती है, एक जैसी होती है। बेस्ड ऑन दीज प्रॉपर्टीज ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड इन वन ग्रुप, और इन्हीं गुण धर्म, इन्हीं सेम जो प्रॉपर्टीज होती है, इन्हीं के आधार पर जो ऑब्जेक्ट है उनको एक ग्रुप में छांट सकते हैं, हम एक ग्रुप के अंदर प्लेस कर सकते हैं। These objects can be formed based on similar properties of object like color, shape, material they are made of, कि जो ग्रुप होते हैं बच्चों वो इस तरह से बनाए जाते हैं, इन्हीं जो सिमिलर प्रॉपर्टीज होती है, ये जो सेम जो गुणधर्म होते हैं ऑब्जेक्ट के, जो चीजें होती है थिंग्स के,
उनके आधार पर ही है वो ग्रुप बनाए जाते हैं। यानी कि एक कलर के ऑब्जेक्ट होंगे वो एक ग्रुप में हो सकते हैं, एक शेप की ऑब्जेक्ट है वो एक ग्रुप में हो सकते हैं, या फिर कई ऑब्जेक्ट इस तरह के होते हैं जो कि हमारे अलग अलग मतलब उनका मटेरियल जो होता है जिससे वो बनते हैं वो उनका मटेरियल अलग अलग होता है, और इन्हीं मटेरियल के आधार पर भी हम उनको ग्रुप के अंदर है वो छांट सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि if we make a group in which things are made of plastic, then we will keep then plastic will be kept। कि अगर मान लीजिए हम एक ग्रुप का निर्माण करते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं जिसके अंदर हम सिर्फ ऐसी चीजें रखते हैं जिसके अंदर सिर्फ जो कि सिर्फ प्लास्टिक से मिलकर बनी हुई होती है, देन वी कैन इंक्लूड, तब हम इसमें शामिल कर सकते हैं प्लास्टिक बैग को, शामिल कर सकते हैं लंच बॉक्स को, शामिल कर सकते हैं यानी कि टिफिन को शामिल कर सकते हैं, टॉयज यानी कि खिलौनों को शामिल कर सकते हैं, बकेट्स यानी कि बाल्टियों को, कंटेनर्स, बोतल एटसेट्रा इन दिस ग्रुप। और इन्हीं जो बोतल्स, कंटेनर और जो बाल्टियां हैं और बाकी जो एग्जांपल दिए, इन सभी को हम प्लास्टिक से बने हुए जो चीजें होती है उनके ग्रुप के अंदर हम इनको शामिल कर सकते हैं। इट इज इम्पोर्टेंट टू ग्रुप थिंग्स अकॉर्डिंग टू आवर यूटिलिटी एंड कंफर्ट दैट दे डू नॉट मिक्स विद ईच अदर। कि हम ग्रुप को इसलिए अलग अलग मतलब थिंग्स को इसलिए अलग अलग ग्रुप्स में बांटते हैं, इसलिए छांटते हैं ताकि ये हमारे उपयोग में लिए जाने के हिसाब से हम इनको आसानी से ढूंढ सके, हमें थोड़ा सा कंफर्ट मिले, हमें थोड़ा सा इससे आराम मिले। अगर हम कोई चीज ढूंढना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए हमारी जो चीज है वो लाल कलर की है, तो हमें पता है कि लाल कलर के जो ग्रुप है उसके अंदर मिल जाएगी, हमें सारे ग्रुप को चेक करना नहीं होगा। इसलिए जो है जो ग्रुप्स इसलिए बनाए जाते हैं ताकि हमें चीजों को ढूंढने में आसानी हो। तो हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे हम सबसे पहले एक्टिविटी दी है कि यहाँ पे लिखा है कैटेगराइज द थिंग्स फॉलोइंग थिंग्स एज वुड, प्लास्टिक, पेपर एंड आयरन बेस्ड ऑन द मटेरियल दे आर मेड ऑफ। कि यहाँ पे आपको क्या करना है बच्चों कि यहाँ पे कोई आपको जैसे कोई वुड से बनी हुई चीज को लगाना है, यहाँ पे प्लास्टिक से बनी हुई चीज को चिपकाना है, उसकी फोटो को चिपकाना है, यहाँ पर पेपर से बनी हुई चीज की फोटो चिपकानी है यहाँ पर आपको, और जो प्लास्टिक और आयरन है जैसे यहाँ पे आपको प्लास्टिक से बनी हुई चीज की जो है कोई बकेट हो गई उसकी फोटो चिपकानी है, और यहाँ पर आपको आयरन से बनी हुई चीज की पिक्चर है वो चिपकानी है। इसके बाद में यहाँ पे लिखना है कि जैसे मान लीजिए यहाँ आपने यहाँ पर बकेट लिखा, तो बकेट किससे बनती है? प्लास्टिक से, तो यहाँ पे आपको प्लास्टिक लिखना है। तो जैसे कि यहाँ पे ये है, यहाँ पर आपने मान लीजिए कोई आयरन लिख दिया, फिर इस्त्री की फोटो लगा दिया, फिर कोई आयरन की जो कील होती है नेल जो होती है उसकी फोटो लगा दी, तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा कि ये जो नेल है ये आयरन से बनी हुई है। तो अब चलते हैं ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन सोर्स, कि स्रोत के हिसाब से कि किस चीज से जो है हमें ऑब्जेक्ट मिलते हैं। जैसे कई ऑब्जेक्ट होते हैं जो नेचर से मिलते हैं, कई होते हैं जो हम खुद बनाते हैं। तो आइए इनके आधार पर हम ऑब्जेक्ट्स की है वो ग्रुपिंग करें, उनका ग्रुप विभाजन करें, समूह में उनको बांटे। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, स्रोत के आधार पर ऑब्जेक्ट कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड एज नेचुरल एंड मैन मेड ऑब्जेक्ट। कि जो स्रोत के आधार पर जो ऑब्जेक्ट है, जो चीजें हैं, उनको हम दो भागों में, मेनली दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है नेचुरल ऑब्जेक्ट यानी कि ऐसे ऑब्जेक्ट जो हमें नेचर से मिले, और दूसरा है मैन मेड ऑब्जेक्ट यानी कि ऐसे ऑब्जेक्ट जो हम खुद बनाएं। द ऑब्जेक्ट दैट वी गेट फ्रॉम नेचर सच एज फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स आर कॉल्ड नेचुरल ऑब्जेक्ट्स। कि ऐसे ऑब्जेक्ट जो हमें नेचर के द्वारा मिले, नेचर के द्वारा प्रोवाइड कराए जाएं, जैसे कि प्लांट से और एनिमल से या फिर अदर कोई नेचर से अगर हमें मिले तो हम उनको नेचुरल ऑब्जेक्ट बोलेंगे। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ अगर हम देखें, द ऑब्जेक्ट डेवलप्ड बाय ह्यूमंस आर कॉल्ड मैन मेड और आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट। कि ऐसे ऑब्जेक्ट जो ह्यूमन द्वारा विकसित किए जाते हैं, ह्यूमन द्वारा बनाए जाते हैं, तो उन जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम मैन मेड या फिर आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट्स बोलेंगे। तो यहाँ पर एक्टिविटी नंबर 2 में दिखाया गया है राइट एन फॉर द ऑब्जेक्ट फॉर नेचुरल एंड एम फॉर द ऑब्जेक्ट दैट आर मैन मेड। कि यहाँ पे आपको लिखना है कि कौन से ऑब्जेक्ट जो, अगर मान लीजिए पहला है जैसे बटरफ्लाई है, तो आपको पता है ये नेचुरल है, नेचुरल ऑब्जेक्ट है, प्रकृति का एक जानवर है, तो यहाँ पे आपको एन लिखना होगा। जैसे और जो घड़ी है उनको हमने खुद ने बनाया है, तो यहाँ वहां पे आपको मैन मेड यानी कि एम लिखना होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से आपको इसको फिल करना है। मैं आपको यहाँ पे पूरी जो टेबल है, जो पूरी एक्टिविटी है, उसको अच्छे से एक बार फिल करके है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि ये है बटरफ्लाई, आपको पता है कि ये कौन सी होगी बच्चों, यहाँ पर आप बताइए कि जैसे ये बटरफ्लाई है तो ये होगी नेचुरल, और जो ये जो है अपना
घड़ी जो है, क्लॉक जो है वो आपको पता है ये है मैन मेड। रॉक है, रॉक हमें प्रकृति में मिलती है तो इसको हम लिखेंगे नेचुरल। और इसके अलावा नीचे 4th नंबर पे है प्लांट्स। यहाँ पे तो आप यहाँ पे एक चीज देख सकते हैं बच्चों, प्लांट जो है वो नेचुरल है, लेकिन जो इसके नीचे जो गमला है जो जिसके अंदर ये प्लांट रखा हुआ है वो मैन मेड है। तो यहाँ पे आप एम भी लिख सकते हैं और एन भी लिख सकते हैं। अब ये आपको पता है ये एक जानवर है तो यहाँ पे होगा एन। ये जो यहाँ पर जो शूज है वो आपको पता है मैन मेड है तो ये भी हो गया एम। और इसके नीचे हम चलते हैं, ट्रेन है, बुलेट ट्रेन है तो बुलेट ट्रेन भी आपको पता है ये भी एम है। और हाउस है वो भी आपको पता है ह्यूमन द्वारा बनाया जाता है इसलिए वो भी एम, यानी कि यहाँ पे मैन मेड है वो लिखा जाएगा। अब आता है प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल के बारे में हम पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज यानी कि मटेरियल के गुण धर्म, किस किस टाइप के मटेरियल होते हैं, उनमें क्या क्या खासियत होती है और क्या क्या कमियां होती है। As we have seen that different material are used for making different object, कि जैसा हम सब जानते हैं, जैसा हम सब देखते हैं कि अलग अलग जो मटेरियल है, अलग अलग जो चीजें हैं वो अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाने के, अलग अलग जो सामग्री है वो अलग अलग चीजें बनाने के उपयोग में ली जाती है। But how it is decided that a particular material should be used for a particular object, कि हम ये किस तरह से डिसाइड कर सकते हैं कि एक निश्चित जो सामग्री है उससे हम एक ही निश्चित जो ऑब्जेक्ट है, जो थिंग है वो बना सकते हैं। जैसे कि ये इसका मतलब ये है बच्चों, जैसे कि लकड़ी है तो आपको क्या पता कि हम लकड़ी से ही दरवाजा बना सकते हैं, क्यों हम रबर से दरवाजा नहीं बना सकते, या फिर हम जो ईंट है उसका दरवाजा क्यों नहीं बना सकते। तो इस लाइन का मतलब यही है कि क्यों अलग अलग जो चीजें हैं बनाने के लिए फिक्स सामग्रियां होती है। इट इज बेसिकली डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ये जो ज्यादातर है ये मटेरियल जो सामग्री है उसकी प्रॉपर्टी यानी कि उसके जो गुण धर्म है उसके ऊपर बेसिक होता है, उसके ऊपर निर्भर करता है कि उससे उसके द्वारा कौन कौन सा ऑब्जेक्ट है वो बन सकता है। द पर्पज फॉर द ऑब्जेक्ट विच विल बी यूज्ड, और जो उद्देश्य होता है ऑब्जेक्ट का कि हम इस ऑब्जेक्ट को किस तरह से यूज करेंगे वो भी इसकी जो मटेरियल है उसकी प्रॉपर्टी जो होती है उसके ऊपर ही निर्भर करता है। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल के तौर पे वी डू नॉट स्टोर वाटर इन अ कंटेनर मेड ऑफ पेपर और क्लॉथ, कि हम जो पानी हम स्टोर करते हैं, पानी जब रखते हैं तो आप ज्यादातर प्लास्टिक में रखते हैं या फिर ग्लास में रखते हैं या फिर कोई मेटल की चीज में या फिर घड़े में रखते हैं, लेकिन क्या आप कभी पानी को कोई कागज के ऊपर रख सकते हैं? अगर आप रखेंगे तो कागज गीला होकर फट जाएगा। क्लॉथ के ऊपर रखेंगे तो पानी उसके नीचे से बहकर निकल जाएगा, उसके ऊपर टिका हुआ नहीं रहेगा। बिकॉज पेपर एंड क्लॉथ विल एब्जॉर्ब द वाटर, और क्योंकि जो पेपर और जो क्लॉथ है वो गीले हो जाएंगे, पानी को एब्जॉर्ब कर लेंगे, सोख लेंगे। द रेस्ट ऑफ द वाटर विल लीक फ्रॉम देम, और जो बच जाएगा, जो पानी जो नहीं सोख पाएंगे वो उनसे लीक हो जाएगा, उनसे आर पार निकल जाएगा। दस इसलिए वाटर इज स्टोर इन ग्लास, मेटल एंड और अर्थन पॉट एज दे कैन होल्ड वाटर, और इसीलिए जो पानी है उनको हम ग्लास में या फिर किसी मेटल की चीज में या फिर घड़े के अंदर रखते हैं ताकि वो पानी को है वो होल्ड करके रख सके, उसको लीक होने से बचा सके। फॉलोइंग आर द वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल बेस्ड ऑन विच वी कैन ग्रुप देम, कि यहाँ पर कुछ अलग अलग प्रॉपर्टीज है मटेरियल की, सामग्री की, जिसके अकॉर्डिंग, जिसके आधार पर हम इनको अलग अलग जो ग्रुप है, अलग अलग जो समूह है उनमें बांट सकते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हार्डनेस के बारे में, यानी कि कठोरता के बारे में। Some material are hard to compress by hand while other are can be compressed easily, कि कई सामग्रियां ऐसी होती है, कई मटेरियल्स इस तरह के होते हैं बच्चों जो जिनको हाथ के द्वारा कंप्रेस करना या दबाना वो बहुत ही मुश्किल होता है। जैसे ईंट को हम दबाने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं दबेगी, और जैसे कि हम जो हमारा स्पंज होता है उसको हम अगर प्रेस करने की कोशिश करेंगे तो वो इजीली प्रेस हो जाएगा। यानी कि कई जो इस तरह इतने हार्ड होते हैं कि उनको हम हाथ द्वारा कंप्रेस नहीं कर सकते, और कई है उनको हम प्रेस कर सकते हैं। Those material which are difficult to compress are called hard material, while the one that can be compressed easily are called soft material, कि ऐसे मटेरियल जिनको कंप्रेस करना, उनको दबाना मुश्किल होता है उनको हम हार्ड मटेरियल बोलते हैं, और कई ऐसे मटेरियल जिनको हम इजीली कंप्रेस कर सके, इजीली दबा सके, उनको हम सॉफ्ट मटेरियल बोलते हैं। आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि कंप्लीट द टेबल बाय मार्किंग टिक यस एंड क्रॉस फॉर नो, कि आपको बताना है कि कौन सा मटेरियल हार्ड है, कौन सा सॉफ्ट है। यानी कि जैसे स्टोन है तो आपको पता है हार्ड है तो हार्ड के नीचे टिक और सॉफ्ट के नीचे जो है वो क्रॉस लगेगा। तो आइए मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या होगा सिस्टम पूरा। तो सबसे पहले टिक वाले बता देता हूँ कि किस किस के ऊपर है वो राइट टिक जो लगेगा। तो स्टोन है आपको पता है हार्ड मटेरियल है। कैंडल जो है वैसे नॉर्मली हार्ड होता है,
और बाद में ये जलने के बाद सॉफ्ट भी हो सकता है। ये दोनों मटेरियल है। इरेजर है वो सॉफ्ट मटेरियल है, हैमर है वो हार्ड मटेरियल है, बर्तन जो होते हैं वो भी हार्ड है, और ये जो चेयर है वो भी हार्ड होती है। लेकिन जो स्टोन है वो सॉफ्ट मटेरियल नहीं होता बच्चों। जो कैंडल है वो दोनों हो सकती है, इरेजर है वो हार्ड नहीं होता, हैमर है वो सॉफ्ट नहीं होता, और यूटेंसिल जो बर्तन है वो भी सॉफ्ट नहीं होते, और चेयर है वो भी सॉफ्ट नहीं होती। तो ये मैंने एक्टिविटी यहाँ पे पूरी कर दी है आपके लिए, और आप पूरा फिल है वो कर सकते हैं। Thus the object can be grouped according to their hardness, कि इसी तरह जो ऑब्जेक्ट है उनको हम अलग अलग ग्रुप के अंदर उनकी हार्डनेस के अकॉर्डिंग उनको चेंज कर सकते हैं। मतलब कोई ज्यादा हार्ड होगा तो उसको हम एक ग्रुप में रख सकते हैं, और कोई सॉफ्ट है तो उसको हम एक ग्रुप में है वो रख सकते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक के बारे में, यानी कि कौन से जो ऑब्जेक्ट है वो मैग्नेटिक होते हैं और कौन से ऑब्जेक्ट है वो नॉन मैग्नेटिक होते हैं। मैग्नेटिक यानी कि ऐसे ऑब्जेक्ट जो लोहे को या फिर अदर मेटल को अपनी ओर आकर्षित करे, अपनी ओर अट्रैक्ट करे, या फिर उसको रेपेल करे, उनको अपने से दूर भगाए अपने आप, तो उनको तो हम बोलेंगे मैग्नेटिक। और ऐसे हैं जो दो ऑब्जेक्ट उनको हम पास पास रख दे और उनके अंदर कोई फोर्स ना आए बीच में, तो उनको हम बोलेंगे नॉन मैग्नेटिक। व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन यू ब्रिंग अ मैग्नेट नियर ए आयरन नेल और एनी ऑब्जेक्ट मेड ऑफ आयरन, कि जब आप किसी चुंबक को किसी लोहे की बनी चीज पर या फिर लोहे से बनी हुई कोई कील है उसके पास में ले जाते हैं, तब आप क्या महसूस करते हैं? The iron nail of the object of iron will be attracted toward a magnet and then stick on the magnet. और आप देखेंगे कि जो आयरन से बनी हुई जो कील है या फिर जो ऑब्जेक्ट है आयरन से बना हुआ, वो मैग्नेट की ओर आकर्षित होगा और मैग्नेट से जाके चिपक जाएगा। नाउ प्लेस ए मैग्नेट नियर द पेपर और प्लास्टिक ऑब्जेक्ट। और अब आप एक काम कीजिए, जो मैग्नेट है, जो चुंबक है, उसको प्लास्टिक के जो कोई ऑब्जेक्ट के पास रखिए, लकड़ी के ऑब्जेक्ट के पास रखिए, या फिर पेपर के ऑब्जेक्ट के पास रखिए। यू विल फाइंड दैट, आप खुद पाएंगे कि that these object will not be attracted toward the magnet, कि ये जो ऑब्जेक्ट्स है वो मैग्नेट की toward, जो मैग्नेट की तरफ है वो अट्रैक्ट नहीं होते, उसकी ओर आकर्षित नहीं होते, उससे जाके चिपकते नहीं है। The object that are attracted toward a magnet are called magnetic object, कि ऐसे ऑब्जेक्ट जो मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट होते हैं, उनसे जाके चिपक जाते हैं, उनको हम मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट बोलते हैं। लेकिन बच्चों दो चुंबक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि दो चुंबक है, वो आप देख लेना कि दो चुंबक लेके उनको एक साइड तो है वो चिपक जाएगा, और दूसरी साइड उसको हम अगर चेंज करके एक साइड को अगर उससे लगाएंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो ये भी है, जो एक दूसरे को दूर भी करना, रिपेल करना भी एक मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है। ऑन द अदर हैंड, अगर हम दूसरी तरफ देखें, द ऑब्जेक्ट दैट आर नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड अ मैग्नेट आर कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट, कि दूसरी तरफ अगर हम देखें कि ऐसे ऑब्जेक्ट, ऐसी जो वस्तुएं हैं जो मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट नहीं होती, उनकी ओर आकर्षित नहीं होती, उनको हम नॉन मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट बोलेंगे, यानी कि अचुंबकीय पदार्थ बोलेंगे। तो अब हम देख सकते हैं एक्टिविटी नंबर 4 यहाँ पे बताया हुआ है, ब्रिंग अ मैग्नेट नियर द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट, राइट द वेदर दे आर मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक इन द टेबल। कि आप देखना कि कौन से जो ऑब्जेक्ट, इन चीजों के जो हमने नेल्स हो गई, रबर हो गए, स्क्रू हो गए, नाइफ्स हो गए, पेंसिल हो गई और शूज हो गए, इन सभी के पास आप एक काम कीजिएगा कि मैग्नेट को लेके जाइएगा और आपको बताना है इस टेबल में कि कौन कौन सी जो चीजें हैं वो मैग्नेटिक है और कौन कौन सी चीजें हैं वो नॉन मैग्नेटिक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नेल है वो मैग्नेटिक है, तो यहाँ पे मैं एम लिख देता हूँ, आप इसको फिल कर लेना। रबर है वो नॉन मैग्नेटिक है, स्क्रूज है वो भी मैग्नेटिक होंगे, आप चेक कर लेना। नाइफ्स है वो भी मैग्नेटिक होंगे, और जो पेंसिल और जो शूज है वो नॉन मैग्नेटिक होंगे। तो आप इन सबको आप चेक कर लेना, उसके बाद में अच्छे से इनको फिल कर लेना। मैंने एम और एन लिखा है, आपको इसमें पूरा लिखना है। Thus object can be grouped according to their magnetic property, इसलिए जो ऑब्जेक्ट है, जो पदार्थ है, उनको हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के आधार पर अलग अलग ग्रुप में है वो बांट सकते हैं। अब पढ़ते हैं हम तीसरी प्रॉपर्टी के बारे में, जिसका नाम है सोल्यूबल और इनसोल्यूबल, यानी कि पानी के अंदर कोई चीज है वो घुल जाएगी या फिर नहीं घुलेगी। इस बारे में पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट है वो कितना इनसोल्यूबल है या फिर कौन सा ऑब्जेक्ट है वो सोल्यूबल है। What happen when you add sugar in water, कि क्या घटित होता है जब आप पानी के अंदर शुगर या फिर चीनी डाल देते हैं। It will completely disappear in water, जब आप पानी में उसको घोलते हैं तो वो पानी के अंदर अच्छे से घुल जाती है और हमें चीनी है वो दिखाई नहीं देती, सिर्फ पानी दिखाई देता है। And however, और जब हम when we add sand in water, और जब हम देखते हैं, जब हम
पानी के अंदर मिट्टी डाल देते हैं, इट विल सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर। जिस बर्तन में हम मिट्टी को डालते हैं आप देखेंगे कि जो मिट्टी है वो उसके एकदम बॉटम हिस्से के अंदर जाकर है वो बैठ जाएगी, तो आपको मिट्टी है वो दिखाई देगी। तो बच्चों यहाँ पे जो शुगर है वो होगी सोल्यूबल और मिट्टी है वो होगी इनसोल्यूबल। मटेरियल लाइक पदार्थ जैसे कि आयरन हो गया, कॉपर हो गया, गोल्ड, एल्यूमिनियम, सिल्वर एंड जिंक आर कॉल्ड मेटल्स। कि ऐसे मटेरियल जैसे कि हो गया आयरन हो गया, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, सिल्वर हो गया, जिंक हो गया, ये सभी मेटल्स है और दे हैव अ शाइन, कि इनके अंदर है वो चमक होती है। अब यहाँ पे लिखा है द सब्सटेंसेस दैट कैन बी डिसॉल्व कंप्लीटली इन वाटर आर कॉल्ड सोल्यूबल सब्सटेंस। कि ऐसे पदार्थ जो पानी के अंदर अच्छे से घुल जाए और वो बाद में सिर्फ पानी दिखाई दे और वो ऑब्जेक्ट है जो सब्सटेंस है वो दिखाई ना दे, तो इनको हम बोलेंगे सोल्यूबल सब्सटेंस। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ द सब्सटेंसेस दैट कैन नॉट बी डिसॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड इनसोल्यूबल सब्सटेंसेस। कि ऐसे सब्सटेंस, दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ऐसे सब्सटेंस, ऐसे पदार्थ जो पानी के अंदर घुल नहीं सकते, पानी के अंदर उनको जो है वो डिसअपियर नहीं हो सकते, उनको हम बोलेंगे इनसोल्यूबल सब्सटेंस। एक्टिविटी नंबर 5 है कलेक्ट ऑल द फॉलोइंग मटेरियल एंड ऐड देम टू द वाटर whether they are soluble or insoluble substances। कि आपको ये इतने सारे जो मटेरियल यहाँ पे लिखा है, चौक, स्टोन, सॉल्ट, हनी, ऑयल एंड लेमन जूस, ये सारे आपको एक जगह पे इकट्ठे करने हैं और इन सब में पानी डालना है और आपको बताना है कौन सा सोल्यूबल है कौन सा इनसोल्यूबल है। तो चौक है वो इनसोल्यूबल होगा और स्टोन है वो भी इनसोल्यूबल होगा, ये सोल्यूबल होगा, साल्ट, ऑयल है वो इनसोल्यूबल होगा, हनी है वो आपको चेक करना होगा, शायद सोल्यूबल भी हो सकता है, इनसोल्यूबल भी हो सकता है, और लेमन जूस है वो सोल्यूबल होगा। अब हम पढ़ते हैं apart from the solid substances and liquid substances some gases are also soluble in water। कि कई जो हमारे solid substance और liquid substance है उनको छोड़कर जो gases भी है वो भी पानी में soluble होती है। ordinary water had सर्टेन गैस डिजोल्व इन इट। और जो साधारण रूप से जो पानी जो होता है बच्चों उसके अंदर बहुत सारी गैसेस है वो मिली हुई होती है, बहुत सारी गैसेस है वो डिजोल्व होती है। अमोनिया इज अ गैस कंप्लीटली सोल्यूबल इन वाटर व्हाइल ऑक्सीजन इज पार्शियली सोल्यूबल इन वाटर। कि अमोनिया एकमात्र ऐसी गैस है, अमोनिया को कहते हैं हम NH3, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है NH3। NH3 है जो अमोनिया जो है वो पानी के अंदर बिल्कुल अच्छे से डिजोल्व हो सकती है, उसके अंदर अच्छे से घुल सकती है, और जो ऑक्सीजन जो गैस है वो उसमें पार्शियली सोल्यूबल होती है, मतलब कुछ घुलती है और कुछ है वो नहीं घुलती। एक्वेटिक एनिमल्स गेट ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर एज ऑक्सीजन इज डिसॉल्व इन वाटर। कि जितनी भी ऑक्सीजन पानी में डिसॉल्व होती है पार्शियली, उसकी जो ऑक्सीजन है उसका उपयोग करके जो पानी में रहने वाले जीव जंतु है वो उसकी ऑक्सीजन है वो प्राप्त करते हैं। दे कैन नॉट सर्वाइव इन द वाटर दैट लैक्स ऑक्सीजन। कि वो उस पानी में जीवित नहीं रह सकते जिसके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो, या फिर ऐसा पानी जिसमें ऑक्सीजन ना हो उसके अंदर जो एनिमल्स है वो जीवित नहीं रह सकते। कार्बन डाइऑक्साइड इज ए गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज ए मिक्सचर इन सॉफ्ट ड्रिंक विद प्रेशर। CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है बच्चों वो हम जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं उनके अंदर होती है और प्रेशर के साथ उसमें फील की जाती है। द फिज और द बबल्स इन द कोल्ड ड्रिंक शो द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जैसे ही हम उसको अचानक से खोलते हैं तो उसमें से बबल्स उनके जो बबल्स है वो ऊपर की ओर बाहर आके निकलने को हो जाते हैं। तो ये जो चीजें हैं ये बताती है कि इसके अंदर जो सॉफ्ट ड्रिंक है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसकी प्रेजेंस होती है। दस ऑब्जेक्ट कैन बी ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू देयर सोल्यूबिलिटी इन वाटर। और इसी तरह जो ऑब्जेक्ट है वो अलग अलग समूह में बांटे जा सकते हैं उनकी पानी में विलेयता के आधार पर, उनकी पानी में सोल्यूबिलिटी के आधार पर। असाइनमेंट में आपको बताना है कि मैग्नेट क्या है और सोल्यूबल सब्सटेंसेस क्या है। चौथी प्रॉपर्टी आती है ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता। अमंग द फॉलोइंग मैटर विच ऑब्जेक्ट वी कैन सी थ्रू। कि कौन से इनमें से कौन से जो ऑब्जेक्ट, यहाँ पे 4-5 चीजें दी हुई है उनमें से कौन कौन सी चीजें हैं जिसकी हम आर पार देख सकते हैं, उनके हम अच्छे से आर पार है वो चीजें हैं वो देख सकते हैं। जैसे कि पहला है ग्लास, तो ग्लास के आर पार हम देख सकते हैं, ग्लास ट्रांसपेरेंट होता है बच्चों। जैसे कि आप कांच का गिलास रखते हैं घर पे, उसको अगर आप देखेंगे तो उससे आर पार चीजें हैं वो साफ दिखाई देगी। कार्डबोर्ड है तो कार्डबोर्ड नहीं होता, वुड और ट्रेसिंग पेपर है तो ये भी नहीं होते। ओनली ग्लास इज द ऑब्जेक्ट थ्रू विच वी कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली। कि सिर्फ ग्लास ही एकमात्र एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसकी मदद से हम, जिसके आर पार हम चीजें हैं वो अच्छे से देख सकते हैं। फ्रॉम ट्रेसिंग पेपर, और जो ट्रेसिंग पेपर है बच्चों वी कैन सी थ्रू इट बट नॉट क्लियरली। जो ट्रेसिंग पेपर उससे हम चीजें देख तो सकते हैं लेकिन उनको साफ नहीं देख सकते, यानी कि वो थोड़ी सी ब्लर दिखाई देती है, हल्की सी धुंधली दिखाई देती है।
कार्डबोर्ड एंड द वुड आर द ऑब्जेक्ट थ्रू विच वी कैन नॉट सी। कार्डबोर्ड और जो वुड है उनके हम आर पार बिल्कुल भी नहीं देख सकते। जो ग्लास इज एन ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, इसलिए जो ग्लास तो है वो है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, पारदर्शी ऑब्जेक्ट है। ट्रेसिंग पेपर है वो ट्रांसलूसेंट है, यानी कि ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके हम आर पार देख सकते हैं लेकिन साफ नहीं देख सकते। एंड जो कार्डबोर्ड एंड जो वुड है वो दोनों ऑब्जेक्ट है, वो ओपेक ऑब्जेक्ट है। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स आर द ऑब्जेक्ट थ्रू विच द लाइट कैन पास कंप्लीटली, कि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके आर पार जो लाइट है वो अच्छे से पास आउट हो सके। वी कैन सी थिंग्स क्लियरली फ्रॉम दिस ऑब्जेक्ट, हम इन ऑब्जेक्ट के आर पार जो है चीजें हैं वो अच्छे से देख सकते हैं। सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स आर, कि कुछ एग्जाम्पल ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के कौन कौन से हैं, वो है ग्लास है, हवा है, साफ पानी है और कंटेनर ऑफ प्लास्टिक है, यानी कि प्लास्टिक के जो ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक होता है उसके कंटेनर है, उसके बर्तन है। तो इन सब चीजों के हम आर पार देख सकते हैं। जैसे टॉफी के डब्बे होते हैं, दो प्लास्टिक के बने हुए होते हैं, उनके हम आर पार देख सकते हैं। और जो पानी हो गया, जैसे झील के किनारे हो गया, झरना का पानी हो गया, वो इतना शुद्ध होता है कि उसके नीचे जो पत्थर है वो साफ दिखाई देते हैं। ग्लास और एयर को हम देख सकते हैं कि एयर हवा में होती है, उसके आर पार हम रेगुलरली देखते रहते हैं। अगर एयर से अगर हम आर पार नहीं देख पाते तो शायद मैं इस बुक को नहीं देख पाता, आप इस बुक को नहीं देख पाते, अपने मोबाइल को नहीं देख पाते, या फिर किसी भी चीज को आप भी नहीं देख पाते। कंटेनर, जार एंड बोतल आर ऑफ प्लास्टिक और ग्लास आर यूज्ड टू कीप द प्रोडक्ट लाइक टॉफी, बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक एक्सेट्रा, कि ऐसे कंटेनर या बोतल जो प्लास्टिक या ग्लास से मिलते हैं उनके अंदर हम टॉफियां, बिस्किट और कोल्ड ड्रिंक आदि है वो स्टोर करके रखते हैं, उनके अंदर रखते हैं। दिस इज बिकॉज पेपर और ग्लास हेल्प इन वाचिंग व्हाट वी केप्ट इनसाइड द कंटेनर और बोतल फ्रॉम द आउटसाइड। ये इसलिए ऐसा होता है क्योंकि जो पेपर और जो ग्लास है, सॉरी पेपर यहाँ पे नहीं होगा बच्चों, यहाँ पे प्लास्टिक होगा। प्लास्टिक और जो ग्लास है उनके वो हमें हेल्प करते हैं ताकि हमें दूर बाहर से पता चल जाए कि ग्लास के अंदर या फिर कंटेनर के अंदर क्या चीज रखी हुई है, हमें उसको बार बार खोल के चेक करना ना पड़े। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट आर द ऑब्जेक्ट दैट अलाउ सम अमाउंट ऑफ लाइट टू पास थ्रू देम बट नॉट कंप्लीटली, कि ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो अपने अंदर से लाइट को आर पार होने में मदद तो करते हैं, लेकिन उनमें से जो है लाइट, वो पूरी जो लाइट है वो अमाउंट की पूरी जो कंप्लीट जो लाइट है वो पास आउट नहीं होती, कुछ अमाउंट की जो लाइट है वो बाकी रह जाती है। We can partially see the things through these object, कि हम इन्हीं ऑब्जेक्ट के आर पार जो चीजें हैं वो पार्शियली देख सकते हैं, अच्छे से जो है पूरी तरह से जो है वो हम नहीं देख सकते। एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट आर बटर पेपर एंड ट्रेसिंग पेपर, कि जो हम बटर पेपर यूज करते हैं वो और जो ट्रेसिंग पेपर होते हैं वो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट के एग्जांपल है। ओपेक ऑब्जेक्ट आर द ऑब्जेक्ट दैट डू नॉट अलाउ द लाइट टू पास थ्रू इट, कि ओपेक ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो अपने अंदर से लाइट को पास होने से रोकते हैं। वी कैन नॉट सी एनीथिंग फ्रॉम दीज ऑब्जेक्ट थ्रू दीज ऑब्जेक्ट, कि हम इन ऑब्जेक्ट्स के आर पार किसी भी चीज को हम नहीं देख सकते, सिर्फ इस ऑब्जेक्ट को ही देख सकते हैं। एग्जांपल ऑफ ऑब्जेक्ट किस तरह के कौन कौन से हैं इनके एग्जांपल, वो है स्टोन यानी कि पत्थर, कार्डबोर्ड या फिर गत्ता हो गया, या फिर वुड यानी कि लकड़ी होगी। तो ये सारे ओपेक ऑब्जेक्ट के एग्जांपल है। आपको यहाँ पे बताना है ऑब्जेक्ट की फोटो लगानी है और आपको बताना है कि वो ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसलूसेंट है या फिर ओपेक है। कैटेगराइज द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट एज ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट। तो आपको ये फोटो लगानी है और आपको ये सारा जो भी है एक्सप्लेन करके अच्छे से बताना है। 10 ऑब्जेक्ट कैन बी ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी टू पास द लाइट थ्रू देम, कि ऑब्जेक्ट है वो इसी तरह जो ग्रुप किए जा सकते हैं, उनको अलग अलग ग्रुप में बांटा जा सकता है उनकी लाइट पास करने की कैपेसिटी के आधार पर, यानी कि 3 ग्रुप बना सकते हैं यहाँ पे, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट और ओपेक ऑब्जेक्ट। अब हम पढ़ेंगे डेंसिटी के बारे में। डेंसिटी का मतलब होता है बच्चों घनत्व। डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिटरमाइन वेदर इट विल फ्लो और सिंक इन वाटर, कि जो ऑब्जेक्ट की जो डेंसिटी होती है, जो घनत्व होता है, वो डिसाइड करता है कि जो पानी है, पानी के अंदर कोई ऑब्जेक्ट है वो तैरेगा या फिर उसके अंदर सिंक कर जाएगा या फिर उसमें डूब जाएगा। फ्लोट का मतलब होता है बच्चों तैरना और सिंक का मतलब होता है डूबना। The object whose density is more than the density of water will sink. On the other hand, the object whose density is less than the density of water will float. कि
ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी डेंसिटी, जिनका घनत्व पानी के घनत्व से ज्यादा होता है, जिनकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज्यादा होती है, वो पानी में डूब जाते हैं। और दूसरी तरफ ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी डेंसिटी, जिनका घनत्व पानी की डेंसिटी से, पानी के घनत्व से कम होता है, वो पानी पर तैरते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, इफ यू ड्रॉप अ स्टोन इन वाटर इट विल सिंक, हाउएवर इफ यू ड्रॉप अ पेपर इन वाटर इट विल फ्लोट। कि इसी प्रकार आप देखेंगे कि जैसे अगर आप एक पत्थर को पानी में डालेंगे तो वो पानी के अंदर डूब जाएगा, और इसी कारण से जो पेपर अगर हम पानी में डालेंगे वो पानी के ऊपर है वो तैर जाएगा। ये सभी है वो डेंसिटी यानी कि घनत्व पर निर्भर करते हैं। अब हम पढ़ेंगे एक्टिविटी नंबर 7। उसके अंदर हम बताएंगे कि आपको किस तरह से आप इसको चेक कर सकते हैं। डेंसिटी को आपको पता लगाना है कि अगर डेंसिटी किसकी ज्यादा है किसकी कम है, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या है वो सिस्टम, इसका पूरा जो सिस्टम रहता है वो किस तरह का रहता है। तो आइए बच्चों एक्टिविटी शुरू करते हैं। टेक 2 बीकर्स ऑफ सेम साइज, की 2 सेम साइज के कोई बर्तन लीजिए। फिल 1 बीकर विद सॉल्ट एंड अदर विद कॉटन, कि एक के अंदर आप नमक डाल दीजिए, दूसरे के अंदर आप रुई डाल दीजिए। वेट बोथ द बीकर्स, कि आप दोनों के जो वेट है वो आप चेक कीजिए। विच वन इज हैवियर, कि कौन सा भारी होगा। द बीकर कंटेनिंग साल्ट इज हैवियर, कि अगर आप दोनों में अगर पूरी तरह से अगर बीकर को भर दे तो भी आप देखेंगे साल्ट का है वो वेट ज्यादा होगा, और जो हमारा कॉटन है उसका वेट बहुत ही कम होगा। दिस इज बिकॉज द डेंसिटी ऑफ साल्ट इज हायर देन डेंसिटी ऑफ कॉटन। ये इसलिए होता है बच्चों क्योंकि जो डेंसिटी होती है साल्ट की, जो साल्ट का जो घनत्व होता है वो डेंसिटी ऑफ कॉटन यानी कि कॉटन के घनत्व से, रुई के घनत्व से ज्यादा होता है। डेंसिटी ऑफ ए वॉल्यूम इज इक्वल टू इट्स मास पर यूनिट वॉल्यूम, कि डेंसिटी, एक ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को हम किससे एक्सप्लेन करते हैं, कि डेंसिटी की डेफिनेशन होती है डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम के ऊपर उस ऑब्जेक्ट का कितना मास आता है उसे हम डेंसिटी बोलते हैं। दस ऑब्जेक्ट कैन बी ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू देयर डेंसिटी, और इसी तरह जो ऑब्जेक्ट जो है उनको हम डेंसिटी के अकॉर्डिंग, डेंसिटी के आधार पर भी हम इनको अलग अलग जो ग्रुप्स है, अलग अलग समूह है, उनमें हम बांट सकते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रुपिंग ऑफ मटेरियल, की इसका महत्व क्या होता है ग्रुप में विभाजन करने का। तो इंपॉर्टेंस, महत्व के बारे में हम पढ़ते हैं कि एज वी हैव सीन दैट मटेरियल आर ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू द सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज ऑफ देयर प्रॉपर्टी बिकॉज बट व्हाई वी नीड द टू ग्रुप द मटेरियल्स, कि आप सभी लोग अच्छे से देख चुके हैं कि हमने ऊपर पढ़ा कि किस किस तरह से हम जो मटेरियल है, जो अलग अलग जो मटेरियल हमारे अलग अलग जो सामग्री है उनको हम किस तरह से अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, अलग अलग समूह में बांट सकते हैं, उनकी समानताओं के आधार पर, उनकी जो प्रॉपर्टीज है उनकी समानताओं और असमानताओं के आधार पर। बट व्हाई वी नीड टू ग्रुप मटेरियल, कि लेकिन हमें जो मटेरियल को समूह में अलग अलग बांटने के लिए क्यों हमें इनको बांटना पड़ता है, इसकी क्या आवश्यकता पड़ती है कि हम इनको अलग अलग जो ग्रुप है उनमें बांटे। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ ग्रुपिंग, की अलग अलग समूह में बांटने के लिए इनसे हमें क्या फायदा होता है। ग्रुपिंग ऑफ अ मटेरियल हेल्प in identifying them easily from a bulk of material, कि अगर हम मटेरियल को ग्रुप में अलग अलग ग्रुप में हम अगर इनको डिवाइड कर दें, अलग अलग ग्रुप में सॉर्ट कर दें, अलग अलग ग्रुप में बांट दें, तो हम बहुत सारे ढेरों मटेरियल्स में से, मटेरियल्स की सामग्रियों के ढेर में से हम अपने जो जरूरत का जो मटेरियल है उनको हम आसानी से पहचान सकते हैं। पहचानने में इससे हमें मदद मिलती है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर इन सुपरमार्केट, एक सुपरमार्केट में या फिर मॉल में या फिर कोई बाजार में, नॉर्मल बाजार में, ऑल द प्रोडक्ट आर ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलरिटीज, कि जितने भी जो प्रोडक्ट होते हैं, अलग अलग जो प्रोडक्ट होते हैं वो अपनी सिमिलरिटी, समानताओं के आधार पर अलग अलग जगहों पर रखे हुए होते हैं। लाइक जैसे कि ऑल द वेजिटेबल आर केप्ट एट वन प्लेस, की सभी सब्जियां वो एक स्थान पर रखी हुई होती है। ऑल द फ्रूट आर केप्ट एट वन प्लेस, जितने भी फ्रूट्स होते हैं वो भी एक ही स्थान पर रखे हुए होते हैं। शैम्पूज ऑफ डिफरेंट ब्रांड आर केप्ट एट वन प्लेस, कि जितने भी अलग अलग प्रकार के शैम्पू के ब्रांड होते हैं वो भी सारे एक ही जगह पर रखे हुए होते हैं। सच एज अरेंजमेंट इन सुपरमार्केट हेल्प अस टू help the customers to identify and buy the product easily, कि ये जो अरेंजमेंट होती है, ये जो सिस्टम होता है इनको रखने का अलग अलग सिस्टम के हिसाब से अकॉर्डिंगली, तो इनके जो कारण जो है, जो सुपरमार्केट के अंदर जो कस्टमर होते हैं उनके जो सुपर मार्केट में जो कस्टमर होते हैं उनको हेल्प मिलती है कि वो अपने जो प्रोडक्ट्स जो उनको चाहिए वो आसानी से उन्हें ढूंढ सके और आसानी से उनको खरीद सके। उनको खरीदने के लिए और ढूंढने के लिए इस चीज से, ग्रुपिंग की मदद से आसानी मिल जाती है।
अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट हेल्प अस इन स्टडिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल इजीली। और अगर हम इसके अलावा अगर इसके जो फायदे देखें तो ग्रुप के अंदर ऑब्जेक्ट को रखना यानी कि ऑब्जेक्ट का समूहीकरण करना, उनको अलग अलग समूह में रखना, ये हमें हेल्प करता है जो ऑब्जेक्ट है, जो मटेरियल है, उसकी प्रॉपर्टी को पहचानने में, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में जानने में हमें हेल्प करता है। इट ऑल्सो हेल्प अस इन स्टडिंग द पैटर्न इन द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल इफ एनी, कि ये हमें इनकी प्रॉपर्टीज में जो पैटर्न होता है, जो अलग अलग जो क्रम होता है, उसको समझने में भी मदद करता है अगर वो उसमें मौजूद हो। जैसे कि हम इसका एग्जांपल अगर माने कि पानी की प्रॉपर्टी होती है कि वो लिक्विड होता है, इसके अलावा जो सॉफ्ट ड्रिंक होती है उसकी भी जो प्रॉपर्टी होती है कि वो लिक्विड होता है, और जो ठंडा जो दूध होता है उसकी प्रॉपर्टी भी होता है कि वो लिक्विड होता है। लेकिन इनमें पैटर्न क्या होता है बच्चों, जो पानी होता है वो नॉर्मल होता है, सॉफ्ट ड्रिंक होती है उसके अंदर CO2 गैस होती है, जो और मिल्क जो होता है वो बिल्कुल ही अलग हो जाता है। तो इसके लिए जो हमारा ग्रुपिंग है उसके सबके अपने अलग अलग फायदे होते हैं, अलग अलग जो है वो अपने अपने प्रॉफिट होते हैं। इसके बाद में देखते हैं बच्चों, हम नेक्स्ट पेज पे असाइनमेंट आप कर लेना अच्छे से। अब हम देखते हैं माइंड मैपिंग, यानी कि ऑब्जेक्ट क्या है, किस तरह से हम इसको आसानी से याद रख सकते हैं। माइंड मैपिंग से हम स्टार्ट करते हैं बच्चों यहाँ पर कि सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल इनटू ग्रुप, यानी कि अलग अलग ग्रुप के अंदर जो मटेरियल है उनको किस तरह से हम सॉर्ट कर सकते हैं, किस तरह से हम उनको रख सकते हैं। पहला डेंसिटी के आधार पर, दूसरा मैग्नेटिक की प्रॉपर्टी के आधार पर, तीसरा ट्रांसपेरेंसी के आधार पर, चौथा इसका अपीयरेंस के आधार पर, पांचवा इसकी सोल्यूबिलिटी के आधार पर, छठा इसकी जो है अपनी यहाँ पर हार्डनेस के आधार पर, सातवां इसकी कंडक्टिविटी के आधार पर, और आठवां इसकी रफनेस के आधार पर। अगर हम मान ले मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पर, तो ये होते हैं दो प्रकार के, एक होते हैं मैग्नेटिक, एक होते हैं नॉन मैग्नेटिक। यानी कि एक तो होते हैं चुंबकीय, एक होते हैं अचुंबकीय। चुंबकीय में एग्जांपल हो गया आयरन का, और अचुंबकीय में हो गया जो है हमारा प्लास्टिक का। अब इसके अलावा जो डेंसिटी है, डेंसिटी के दो एग्जांपल होते हैं, एक होते हैं जो पानी पे तैरते हैं जैसे कि सूखी पत्तियां होगी, और डेंसिटी का दूसरा है सिंक, जो पानी में डूब जाते हैं जैसे कि आयरन की जो नेल्स होगी, जो कीलें हैं वो हो गई। अब आता है हार्डनेस के ऊपर। जो हार्डनेस के अकॉर्डिंग हम इसको इस तरह से मान सकते हैं बच्चों के हार्डनेस के ऊपर एक तो हार्ड होते हैं और एक सॉफ्ट होते हैं। हार्ड जैसे कि पत्थर हो गए और सॉफ्ट जैसे कि कॉटन हो गया। इसके अलावा हम ऊपर चलते हैं, ऊपर यहाँ पे दिखाया हुआ है ट्रांसपेरेंसी के आधार पर कि पारदर्शिता के आधार पर भी तीन प्रकार के होते हैं। पहला ओपेक, यानी जिसके हम आर पार नहीं देख सकते जैसे कि वुड हो गया। दूसरा ट्रांसलूसेंट होते हैं जिनके हम आर पार देख सकते हैं लेकिन क्लियर नहीं देख सकते जैसे कि बटर पेपर हो गया। और तीसरा यानी कि ट्रांसपेरेंट, यानी कि जिसके हम आर पार अच्छे से देख सके जैसे कि ग्लास हो गया। रफनेस के आधार पर भी तीन प्रकार में बांट सकते हैं हम, एक होता है रफ, एक होता है स्मूथ। सॉरी, दो प्रकार में बांट सकते हैं, एक होता है रफ और दूसरा होता है स्मूथ। अगर रफ है तो जैसे कि हमारे पेबल्स हो गए या फिर और भी कई खुरदरी चीजें होगी जिसको हम अलग अलग हम इनको मान सकते हैं। और स्मूथ के रूप में हम हमारे जो फर्श हो गए घरों के या फिर प्लेट होगी उनको हम रख सकते हैं। अपीयरेंस के आधार पर यानी कि दिखने के आधार पर भी दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है लस्ट्रस यानी कि चमकीला जैसे कि गोल्ड और सिल्वर। दूसरा होता है नॉन लस्ट्रस यानी कि ऐसा जो चमकता नहीं है जैसे कि हमारा वुड हो गया, लकड़ी हो गई। और इसके अलावा हम कंडक्टर ऑफ हीट के आधार पर भी इनको हम वर्गीकृत कर सकते हैं, इनको ग्रुप में सॉर्ट कर सकते हैं। एक होते हैं कंडक्टर यानी कि जो बिजली को या हीट को अपने से आर पार जाने से रोकते नहीं है, उनको अलो करते हैं जाने के लिए जैसे कि मेटल हो गया। और दूसरे होते हैं नॉन कंडक्टर जो बिजली को लगने से, झटका लगने से रोकते हैं जैसे कि तार के ऊपर हम प्लास्टिक का देखते हैं, प्लास्टिक का ऊपर जो कवर लगा हुआ होता है उनके, तो वो देखते हैं। तो अगर वो हो तो हम इनको समझ सकते हैं कि नॉन कंडक्टर है। वो इसलिए लगाए होते हैं ताकि हमें करंट ना लगे, क्योंकि वो बिजली को आर पार होने से रोकते हैं, हमारे शरीर तक पहुंचने से रोकते हैं। अब हम पढ़ते हैं सोल्यूबिलिटी के बारे में। सोल्यूबिलिटी है वो यहाँ पे तीन टाइप की बताई हुई है कि पहला सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन वाटर, दूसरा है सोल्यूबिलिटी ऑफ लिक्विड इन वाटर, और तीसरा है सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेज इन वाटर। पहला यानी कि सॉलिड की जो पानी के अंदर सोल्यूबिलिटी मिलती है किस तरह की होती है। दूसरा होता है कि जो लिक्विड है वो पानी के अंदर किस तरह से सोल्यूबल होता है, किस तरह से सोल्यूबल नहीं होता है। और तीसरा है जो गैस है वो पानी में सोल्यूबल होती है या नहीं होती है। सबसे पहले सॉलिड है वो दो टाइप के होते हैं, एक तो सोल्यूबल होते हैं, एक इनसोल्यूबल होते हैं। जैसे कि हमारा यहाँ पे दिखाया गया सोल्यूबल के अंदर यहाँ पे साल्ट है, जो नमक है वो सोल्यूबल होता है, उसमें घुल जाता है, डिसअपीयर हो जाता है। और जो मिट्टी है वो नहीं होती, वो इनसोल्यूबल होती है। लिक्विड होता है वो दो टाइप का होता है सोल्यूबिलिटी में, एक मिसिबल यानी कि जो इसमें सोल्यूबल हो जाए पानी के अंदर, जैसे कि विनेगर है। विनेगर यानी कि सिरका अगर हम पानी में डालेंगे तो वो पानी में घुल जाएगा, आपको दिखाई भी नहीं देगा। और इमिसिबल जो यानी कि पानी के अंदर घुलते नहीं है, जैसे कि ऑयल है, अगर आप ऑयल डालोगे तो वो पानी के ऊपर आ जाएगा, उसके अंदर पूरी तरह से घुलेगा नहीं। सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस भी दो टाइप की होती है, एक सोल्यूबल एक इनसोल्यूबल। सोल्यूबल गैस जैसे कि ऑक्सीजन होगी, ऑक्सीजन गैस जो है वो पानी के अंदर घुल जाती है। इनसोल्यूबल गैस जैसे कि नाइट्रोजन होगी जो पानी के अंदर नहीं घुल पाती है। तो चैप्टर
यहाँ पे कंप्लीट होता है बच्चों। आशा करता हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, अपने माता पिता का कहा माने और होमवर्क है वो रेगुलरली करते रहें। बाय।